ही प्रेरणा, हा उत्साह, ही ऊर्जा तुम्हा सर्वांना कुठून मिळते? याच मैदानावरती स्वातंत्र्याचे बिगुल वाजावे अशा प्रकारची वैचारिक प्रबोधनाचं बिगुल वाजलं आणि ते आजही हा ते आंदोलन, ती प्रेरणा, ती ऊर्जा तेवढीच जिवंत आहे. इथला प्रत्येक कार्यकर्ता हा सत्यवादी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या विचारांचा घडावा. ज्या महिलेने जेएनयू सारख्या मोठ्या इन्स्टिट्यूट मध्ये दिल्लीमध्ये 26 वर्ष सेवा दिली, कल्यासारखे युनिक माणसं घडवली. आज झारखंड युनिव्हर्सिटीच्या कुलगुरू आहेत, आपला आदिवासी जिल्हा आहे आणि त्यांचं आगमन या ठिकाणी अगदी कमी वेळात, मी क्षणाचाही विलंब न करता मी उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती करेल की महात्मा ज्योतिबा फुले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून त्या ठिकाणी दीप प्रज्वलन करावं आणि रीतसर समता पर्वाच्या उद्घाटनाचं सत्र या ठिकाणी आपण जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात. या वैचारिक पर्वाच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने महापुरुषांना शतशः नमन करत आहेत मंचावरील सर्व अतिथी. शिल्पकार जीवनाचा, शिल्पकार जीवनाचा भीम माझा होता रे. गांजल्यांचा दीनदाता होता रे. या वैचारिक प्रबोधनाच्या वारसाच्या सर्व मान्यवरांनी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेचं रीतसर पूजन केलं आहे. आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष ज्यांनी समता पर्वाची इथे सुरुवात केली, गावखोऱ्यामध्ये विखुरलेल्या माणसाला एकत्रित करून संघटित करताना त्यांची वैचारिक बांधणी व्हावी, तो माणूस म्हणून जगण्याच्या संदर्भाच्या पलीकडेही तो एक आंदोलक व्हावा, त्याची वैचारिक क्षमता सातत्याने विकसित व्हावी, ज्याच्या उंबरठ्यावरती अंधार आहे त्याच्या घरी प्रकाश देण्याचा संकल्प ज्यांनी उराशी ठेवला आणि यवतमाळच्या मातीमध्ये ज्यांनी समता पर्वाचं रोपट लावलं, त्याच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर, आयुक्त विकास महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचं स्वागत समता पर्वाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट रामदास राऊत साहेब पुष्पगुच्छ देऊन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. पहिल्या परिसंवादाच्या अनुषंगाने जे समता विचारवेध सत्रामध्ये वैचारिक गुंफन करणार आहेत, खरं तर डॉक्टर सोना झारिया मिंज यांच्याशी संपर्क केल्यानंतर इतक्या मोठ्यावर जाणारी माणसं बाबासाहेबांनी फुलेंचं नाव घेतल्याबरोबर एका फोनमध्ये ओळख नसताना सुद्धा होकार देते, यावरूनच ही परिवर्तनवादी माणसं किती मोठी असतात याचा अंदाज येतो. त्यामुळे ज्यांचं नाव झारखंडमध्येच नाही तर संपूर्ण भारतामध्ये आहे, आदिवासी महिला म्हणून पहिला मान ज्यांनी पटकावला त्या डॉक्टर सोना झारिया मिंज यांचं स्वागत करतील समता पर्वाचे सचिव प्राध्यापक सत्यवान डेटे पुष्पगुच्छ देऊन. लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर प्रसार माध्यमांची तोफ विसता कामा नये, परंतु सध्याच्या परिस्थितीमध्ये या देशामध्ये प्रसार माध्यमांची भूमिका प्रत्येकाच्या डोक्यामध्ये संशयास्पद आहे. कधी कधी वाटतं की माध्यमं आमची आहेत की दुसऱ्यासाठी जगतात, शंका वाटते, दारामध्ये पडणाऱ्या वर्तमानपत्राविषयी शंका वाटते आणि म्हणून प्रसार माध्यमांची भूमिका लोकांना कळावी. ज्या व्यवस्थेच्या विरोधामध्ये संघर्ष करायला पाहिजे त्या व्यवस्थेची नाळ कुठे गाडली गेली आहे आणि म्हणून बाबासाहेबांनी मूकनायक मध्ये स्पष्ट सांगितलं होतं, जगायचं असेल तर वाचावं लागेल आणि वाचायचं असेल तर चिकित्सा करावी लागेल आणि चिकित्सा करायची असेल
तर सत्य स्वीकारावं लागेल. परंतु या शंका आणि कुशंकेच्या वातावरणामध्ये आम्ही दिल्लीवरून या ठिकाणी बोलावतोय आशुतोष दिना, ज्यांनी माध्यमांच्या भूमिकामध्ये आपलं मत मांडायचं आहे, त्यांचा सत्कार करण्यासाठी मी विनंती करेल समता पर्वाचे कार्याध्यक्ष इंजिनियर मनोहर शहारे साहेबांना की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. आमच्या मातीमध्ये वाढलेलं रोपटं आम्हाला छाया देऊन जाते. त्यामुळे यवतमाळच्या सर्वांशी परिचित असणारं ॲडव्होकेट फिरदोष मिर्झा साहेबांचं स्वागत इंजिनियर दीपक नगराळे साहेब करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्यानंतर या ठिकाणी प्रमुख अतिथी म्हणून आलेले आदरणीय आकाशजी मुन साहेबांचं स्वागत अनिल भाऊ आडे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर उपजिल्हाधिकारी आदरणीय नरेंद्र फुलझेले साहेबांचं स्वागत पल्लवी रामटेकेताई करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. या मंचावर विराजमान असलेले समता पर्वाचे अध्यक्ष आदरणीय ॲडव्होकेट रामदास राऊत साहेबांचं स्वागत प्राध्यापक विजय डोंगरे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आमच्या ताई आदरणीय माधुरी अनिल आडे यांचं स्वागत जयश्री भगत मॅडम करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. आदरणीय लीलाताई बेले यांचं स्वागत प्रमोदिनीताई रामटेके करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. चंदन या ठिकाणी रमेश कटके साहेबांचं स्वागत सत्यवान देठे साहेब करतील, ज्यांनी यवतमाळच्या इतिहासामध्ये बँक क्षेत्रामध्ये क्रांती केली. असे नेर अर्बनचे महाव्यवस्थापक आदरणीय प्रदीप झाडे सरांचं स्वागत या ठिकाणी सूरज खोब्रागडे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. चंदन अनिल आडे साहेबांचं स्वागत जितेंद्र ढानके साहेब करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. या ठिकाणी नरेंद्र फुलझेले साहेबांचं स्वागत ॲडव्होकेट राहुल पाटील करतील. इंजिनियर शहारे साहेबांचं स्वागत विजय मालखेडे करतील. आदरणीय प्राध्यापक माधव सरकुंडे साहेबांचं स्वागत या ठिकाणी दिनेश कांबळे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. विलास काळे साहेबांचं स्वागत आशिष यादव. माफ करा, स्वागत तर सर्वांचं करायचं आहे पण ऐकायचं खूप आहे, त्यामुळे या ठिकाणी अगदी कमी कालावधीमध्ये आपल्याला एक क्षण गौरवाचा घ्यायचा आहे. त्यामुळे आज के प्रोग्राम के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉक्टर सोना झारिया मीन्स कुलगुरु झारखंड, या मंचावर उपस्थित असणाऱ्या प्रत्येक माणसाला वाटते की ही माणूस सत्यवादी विचाराने चालणारी माणसं, त्यांचा गौरव व्हायला पाहिजे. त्यामुळे मी समता पर्वाच्या कार्यकारिणीच्या सर्व अतिथींना विनंती करेल, कार्यकारिणीमध्ये उपस्थित असणाऱ्या सर्व मान्यवरांना नाव घेणं थोडंसं वेळेअभावी शक्य होणार नाही. त्यामुळे मॅडमचा या ठिकाणी गौरव करायच्या पूर्वी आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय
डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सरांना विनंती करतो की त्यांनी या वर्षीचा सर्वात मोठा जो सन्मान समता पर्व बहाल करते महात्मा ज्योतिबा फुले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समता रत्न पुरस्कार आहेत. या पुरस्कारासाठी मित्र हो जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे. या पुरस्काराने खरी ऊर्जा मिळते. या पुरस्काराने महात्मा फुले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार रक्तामध्ये भिनतात. तो पुरस्कार या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती आहे, हा पुरस्कार आदरणीय डॉक्टर सोना झारिया मिंज यांना रीतसर सन्मानाने प्रदान करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. आपण जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात. जब से समता पर्व की शुरुआत हो गई तब से महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके विचारधाराओं पर चलने वाले हर शख्स को हम सम्मानित करते हैं. इसलिए इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड पारितोषिक जो है आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हर्षदीप सर को मैं विनंती करता हूं कि वो पुरस्कार आदरणीय डॉक्टर सोनिया झारिया मिंज को प्रदान करें. मंच पर सभी उपस्थित हैं. जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात. कार्यकारिणीच्या सर्व अतिथींना की इथे आपण यावर इथसर नावं घेणं शक्य नाही आणि मॅडमला एक क्षण गौरवाच्या अनुषंगाने त्यांचा या ठिकाणी रितसर सन्मान करावा. सर्व कार्यकारिणीचे सन्माननीय सदस्य महिला कार्यकारिणीच्या या ठिकाणी असलेल्या सर्व भगिनींना विनंती आहे. ट्रायबल फोरमचे महाराष्ट्राचे सर्व सन्मान्य या ठिकाणी प्रमोद गोडाम, दिलीप भाऊ मडावी, वासुदेवराव वेट्टी, HR ग्रुपच्या प्रियदर्शिनी वाकडे, कांचन जुमनाके, शुभांगी मालखेडे, आशा वाळके, समता दुपारे, नीलम फुलमाडी, प्रज्ञा खडसे, सावंत मडावी, मिताली घुले, उषा उके, अर्चना कोचे, ललिता वाघ, रुचिका पिसे, गीता जावंदिया, मृणालिनी दहेकर, सुनीता काळे, स्मिता उके. प्रमोदिनीताई रामटेके, पल्लवीताई रामटेके,
आदरणीय संगीताताई पवार यांचा समूह, कल्पनाजी घनमोडे, स्नेहाताई डोंगरे. थोडी विनंती आहे, हार दिल्यावर कृपया लवकर आपल्याला वेळेची बचत करायची आहे, थोडी गडबड होते. समतापर्व महिला बचत गटाच्या आदरणीय सर्व भगिनी, कृपया आपण या ठिकाणी आठवणीने यावं इकडे. ज्योतिताई खोबरागडे, डॉक्टर भारती खडे, आदरणीय मैडम, ये हमारे यवतमाल का स्नेह है. हर महिला चाहती है हम भी डॉक्टर झारिया, सोना झारिया की मिंज बने. शिकविला तलवारीचा शारदाजी वंजारे, फुलांनी सांगितला ज्ञानाचा प्रभाव. मी आदरणीय अनिल भाऊ आरे साहेबांना विनंती करतो की डॉक्टर सोनिया झारिया मिंज यांचं या ठिकाणी आपण स्वागत करावं, सन्मान करावा. भीमरायाने रुजविला प्रेम बंधुभाव. सूरज खोबरागडे आणि राहुल पाटील यांची टीम जे आहेत ते कृपया या ठिकाणी, सर्व युवक आहेत आपले, त्यांनी या ठिकाणी यावं. एक चाराय गडावर, एक चमदार तळ्यावर, एक चाराय गडावर, एक चमदार तळ्यावर. थँक्यू मॅडम. समता पर्व महिला बचत गटाच्या काही महिला आहेत, काही युवक आहेत. शिवरायांचा राज्याभिषेक झाला, दलितांचा राजा महाडी घोषित केला. आपले नरमाणी दोन शोभले. ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कासाठी लढणाऱ्या फोरमचे सन्माननीय संस्थापक अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रमोद घोडाम, दिलीप भाऊ मडावी, वासुदेवराव वेट्टी कृपया या ठिकाणी मॅडमचं स्वागत करतील, त्यांचा गौरव करतील. एक क्षण गौरवाचा या ठिकाणी झाल्यानंतर खरं तर इस लोकशाही को अगर जिंदा रखना है तो जंग लड़नी पड़ेगी. मैं हूं या आप हो, एक दिन तो मैदान में आना पड़ेगा. आखिरी दम तक पत्रकारिता की मिसाल समुच्च विश्व को देने का जिन्होंने प्रयास किया वो हमारे मार्गदर्शक
आदरणीय आशुतोष जी को सबसे बड़ा पुरस्कार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पत्रकारिता का पुरस्कार यहाँ पे हम प्रदान करने जा रहे हैं। कृपया सभी उपस्थित गण तालियों से स्वागत कीजिए। मैं डॉक्टर हर्षदीप कांबड़े सर को और डॉक्टर सोना झारिया मीन मैडम को विनंती करता हूँ कि ये पुरस्कार आदरणीय आशुतोष जी को प्रदान करें। मध्ये आला प्रतापसिंह परंपरेला आपण जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात। हा गल्लीचा आवाज दिल्लीपर्यंत जावा ही अपेक्षा या ठिकाणी। प्रतापसिंह परंपरेला दोन्ही मारुती एक प्यारा आहे गडावर एक चमदार तळ्यावर एक प्यारा आहे गडावर एक चमदार तळ्यावर मित्र हे दोन महत्त्वाचे पुरस्कार दिल्यानंतर आम्ही आमच्या मातीला कधी विसरत नाही। दैनिक लोकसत्ता या वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून ज्यांनी यवतमाळच्या प्रत्येक समस्येला न्याय दिला, ज्यांच्या लेखणीने या मंचावर उपस्थित असणारी डॉक्टर लीलाताई भेले संपूर्ण विश्वामध्ये गेली, ज्यांनी संघर्ष कुमारी मातेसाठी केला, ज्यांनी वर्तमानपत्रामध्ये आपली भूमिका परखडपणे मांडली, ते दैनिक लोकसत्ताचे यवतमाळचे जिल्हा प्रतिनिधी आदरणीय डॉक्टर नितीन पखाले लोकसत्ता प्रतिनिधी यांना या वर्षीचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पत्रकारिता पुरस्कार घोषित होतोय। मी विनंती करेल ॲडव्होकेट रामदास राऊत सर सचिव आणि सन्माननीय मंचावरील अतिथी यांना या ठिकाणी नितीन पखाले यांना हा पुरस्कार रीतसर प्रदान करावा। आपल्या मातीतलं रोपटं आहे, यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या असू द्या। आशुतोष जी से विनंती है कि आप भी बाबासाहेबांच्या पत्रकारिता पुरस्कार यासाठी दिला जाते की तळागाळातल्या मुख्य माणसांना वाचा फुटली पाहिजे। ज्यांना अपेक्षित आहे बाबासाहेबांची पत्रकारिता ती कणखरपणे राबली पाहिजे। जे प्रसार माध्यम सध्या विशिष्ट विचारधारेचा प्रेरणा आणि प्रचार करतात त्यांना त्यांची जागा दिसली पाहिजे आणि म्हणून या पत्रकारांचा हा सन्मान या ठिकाणी आम्ही करतो आहोत। ज्यांना हा सन्मानपूर्वक बहाल पुरस्कार करण्यात येत आहेत। जिनकी बहुत देर से प्रतीक्षा है, कोशिश करते हैं सामाजिक व्यवस्था को अच्छा न्याय मिले। महात्मा ज्योतिबा फुले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधाराओं पर चलने वाला हर इंसान लोकशाही बचाना चाहता है, शिक्षा से खड़ा होना चाहता है। सवेरे आने वाला सूरज भी हमें कुछ सिखाया जाता है, सिखाता भी है। डॉक्टर सोना झारिया मीन्स वो प्रदेश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पूरा ट्राइबल बेल्ट है। जेएनयू सारख्या विद्यापीठामध्ये 26 वर्ष, जिन्होंने 26 साल सेवा की। पिताजी का स्वतंत्र सेनानी, आज़ादी के उस वक्त उनकी यादें हैं। जो समाज को न्याय नहीं मिला, उस समाज को न्याय मिलाने के लिए मैं लड़ रही हूँ। मैं तुम्हारे से रूबरू होने आ रही हूँ। मेरा मकसद है हर बच्चा शिक्षा से वाकिफ रहे। इसीलिए समतापूर्व प्रतिष्ठान की ओर से मैडम आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं अनुरोध करता हूँ आप हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर सोना झारिया बिन, कृपया जोरदार टाळ्या वाजवा, हा सन्मान आहे। प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी समता पर्व
तो आज इस शहर में यवतमाल में हमेशा से पिछले 15 सालों से जो समिति नियमित रूप से इसका आयोजन कर रही है, उस आयोजन समिति को और समिति के सभी कर्मठ साथियों को मेरा जय भीम जोहार। मंच पर आसीन सभी माननीय समाज के माननीय व्यक्ति लोग और विशेष करके हमारे कामले सर, और हम लोग बस कुछ सालों ही आगे पीछे थे जेएनयू के साथ में स्टूडेंट आशुतोष जी, आप सबको ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जिनको मैं हमेशा एक साथ बोल देती हूँ, फूले दंपति, और बाबा साहब अंबेडकर के जन्म का ये प्रदेश यहाँ खड़ा होकर आप सबों के सामने इतना प्यार और जो मान आपने दिया है, उससे मैं बहुत ही ये बोलूं कि एकदम मेरे शब्द नहीं हो रहे हैं व्यक्त करूं किस तरह से। मैं बहुत ही अपने इसको मैं विनम्रता के साथ ग्रहण करना चाहती हूं, आप लोगों के प्यार को। इतना सम्मान मेरे लिए बहुत ही हम्बलिंग है, और मुझे लगता है कि जो यात्रा मैंने तय की है, वो हर व्यक्ति, इस देश के हर नागरिक ऐसी यात्रा तय कर सकते हैं, और इसी विश्वास के साथ मैं आज आप सबों के सामने खड़ी हूं। मुझे विश्वास है कि समता पर्व और समता को नियमित रूप से इस तरह से मेरी ऊंचाई में कमी आ गई मुझे बहुत ही ये मान तो मिला पर कद बढ़ नहीं सकता समता पर्व प्रतिष्ठान जो कि पिछले 15 साल से नियमित रूप से समता पर्व का आयोजन कर रहे हैं, मैं उस सपने को इस समय सलाम करती हूँ कि जिस जज्बे के साथ उन्होंने इसको शुरू किया। और जैसे कामले सर बतला रहे थे कि 3 साल तो सोचा कि हो जाएगा, पर उसके बाद क्या होगा। पर यही इस देश के नागरिकों की एक परिभाषा है कि जो बात, जो वस्तु, जो कॉन्सेप्ट लोगों को जोड़ता है, क्योंकि उनके ना केवल दर्द के रिश्ते का है परंतु सपने के रिश्ते का है, उसको केवल शुरू करने की देर है कामले सर, वो चलता रहता है। क्योंकि ये उद्गार हर व्यक्ति में है, ये सपना कहीं ना कहीं सबका है, ये केवल उसमें सपने को एक आकार देने की देर होती है, और आपने वो आकार दिया उस सपने को, और इसलिए आपको बहुत सलाम है। परंतु उससे भी ज्यादा सलाम मैं करना चाहती हूँ कि पिछले 12 साल जिस आयोजन समिति ने इसको नियमित रूप से, और केवल एक दिन या एक शाम की ये घटना नहीं होती, आप लोग बहुत ही सम्मान के साथ ज्योतिबा फूले के जन्म दिवस 7 अप्रैल से लेकर इसको 14 अप्रैल तक लेकर जाते हैं, और जिस तरह से लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ प्रकट करते हैं, ये अपने आप में एक आदर्श है, एक नमूना है, काबिले केवल तारीफ नहीं है, परंतु जितने लोग भाग लेते हैं मैं उनको सलाम करना चाहती हूँ इस समय। क्योंकि यदि आयोजन करें परंतु उसमें भागीदारी ना हो तो उस आयोजन का कोई मतलब नहीं रहता। और यहाँ मैं उस आत्मा को देखती हूँ जहाँ जगह है एक समता की आत्मा के लिए, और इसलिए इस पूरे ये एक मूवमेंट या आंदोलन है, ये अपने में एक इवेंट नहीं है, ये 7 दिन का पर्व नहीं है, परंतु 7 दिन जो
58 दिन रहते हैं, वो इस 7 दिन के लिए लोगों को तैयार करते हैं ताकि अगले साल के समता पर्व में फिर से भाग लेने आने सकेंगे। और वो जो चिंगारी जो पहली बार आते हैं, जैसे मैं पहली बार आते हैं, वो अगले साल 358 दिन के फिर इंतजार करेंगे ताकि फिर से ये समता पर्व हो और हम उस चिंगारी को और थोड़ा हवा दे सकें और वो लौ पकड़ने सके, ताकि जो यहाँ चिंगारी या जो लौ जलाने की कोशिश है एक समता के एहसास का, उसको यहाँ से लेकर जाकर हम 358 दिन जी सकते हैं ताकि 7 दिन यहाँ आकर फिर से पर्व मना सकें। चूंकि मैं शिक्षा जगत से आती हूँ, अभी झारखंड सरकार के व्यवस्था के अनुसार वहाँ 5 विश्वविद्यालय हैं और उनमें से एक विश्वविद्यालय जो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय बोला जाता है, झारखंड की पूर्वी दिशा में, पूर्वी क्षेत्र में 6 जिलों का जो ये जिसको बोला जाता है संताल परगना, उस क्षेत्र के में इस यूनिवर्सिटी का दायरा है। और मैं वहाँ के वाइस चांसलर या कुल गुरु बनाई गई 2020 की मई में, और 9 जून 2020 से मैं उस कार्यभार को निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश कर रही हूँ। इस विश्वविद्यालय में मैं पहली नहीं पर चौथी आदिवासी कुलगुरु आई हूँ। और एक करेक्शन है कि मैं पहली आदिवासी कुलगुरु नहीं हुई, मैं दूसरी हूँ उसी यूनिवर्सिटी में। परंतु अभी तत्काल में शायद जितने भी कुलगुरु होंगे, शायद उनमें मैं अकेली आदिवासी औरत कुलगुरु हूँ। और इसलिए ये मेरे लिए एक बहुत ही जिम्मेवारी की बात लगती है, और इसको मैं बड़ी निष्ठा से, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे संविधान में जिन शब्दों को व्याख्या करके लिखा है, समता और बंधुत्व और लिबर्टी, स्वतंत्रता, उन सब का जो व्याख्या है, उन सभी बातों को मैं अपने सिस्टम में या उसमें कार्यान्वित करने की कोशिश कर रही हूँ। और लोगों को लगता है ये तो थोड़ा खिसकी हुई है, क्योंकि मेरे काम करने का तरीका अलग है। और मैं बोलती भी हूँ कि आज तक अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये होगा क्योंकि ये इसका आधार हमारा संविधान है। और शिक्षा के जो पूरी सीढ़ी है, विश्वविद्यालय उसमें सबसे ऊपर आता है, परंतु वहीं से भी सबसे नीचे के पायदान से भी लोगों को लेकर ऊपर तक ले जाने के लिए काम होता है या प्रयास होते हैं। और इसलिए उच्च शिक्षा की सीढ़ी बोलकर केवल विश्वविद्यालय को यूं ही अलग कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। आज मैं आपके सामने एक विषय को लेकर आना चाहती थी कि नागरिकता के संबंध में समता मूलक शिक्षा का कोई रोल है कि नहीं, या समता मूलक शिक्षा नागरिकता के लिए। नागरिक किसी भी देश के ही हो सकते हैं, परंतु जैसा हमारा हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, गणना होती है, जनगणना होती है, तो जो गणना होती है उसमें जिसको पॉपुलेशन हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोल देते हैं, तो वो सभी क्या नागरिक हैं, ये सवाल भी हो सकता है। या जिन लोगों की गणना होती है उससे ज्यादा भी लोग हैं इस देश में और केवल नागरिकों की गणना हो रही है, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि इस गणना का हिस्सा काफी लोग नहीं होते हैं। तो वो कौन है जिनकी गिनती भी नहीं हो पाती जनगणना के समय, सेंसस के समय। और इसलिए आवश्यक है इस बात की कि क्या इस नागरिकता के से संबंधित या नागरिकत्व, आप मराठी में बोलते हैं ना, नागरिकत्व,
उसमें कुछ ऐसी बात है क्या कि केवल एक जन या मन या एक व्यक्ति नहीं, परंतु उससे ज्यादा उसकी परिभाषा है। इसको थोड़ा और अगर हम लोग केवल अपने, हो सकता है मैं हमेशा टीचर हूँ तो मैं बोलती हूँ कि याद कीजिए, तो आपने शायद कक्षा 8 में या 9 में पढ़ा होगा नागरिक शास्त्र में, और वहाँ परिभाषा दी गई होगी। हम लोगों ने परीक्षा पास करने के लिए जैसे भी उसको सीख लिया, पर जब हम में वो मैच्योरिटी आती है, जब हम वयस्क होकर इस देश में चीजों को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द, देश को क्यों, अपने मोहल्ले में ही, अपने जिले में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने उस रास्ते में जिसके दोनों साइड में हमारे दोस्तों के घर होंगे, जब हम छोटे थे तब और खेलने जाते थे, और जब वहाँ हम देखते हैं कि इस सड़क में लाइट का खंभा तो है पर उसमें लाइट जलती नहीं। जब ये सब बातें हमारे जहन में आती हैं, जब हमारी सोच में आती है, तब वहाँ से नागरिक होने की बात आती। क्योंकि अगर अंग्रेजी में हम इस शब्द को बोलें तो सिटीजनशिप, ये शिप कहाँ से आता है? क्योंकि ये एक संबंध का द्योतक है, और संबंध है किसी दो के बीच होता है, अकेले व्यक्ति का संबंध नहीं हो सकता। और तो इसलिए नागरिकत्व के लिए या नागरिकता के लिए एक व्यक्ति विशेष का उसके राष्ट्र के साथ जो रिश्ता है, उसको जब तक उस संबंध को या रिलेशनशिप को, वो सिटीजनशिप वाला जो रिलेशनशिप है, उसको नहीं उसको समझ पाएंगे तो हम शायद नागरिक ही नहीं हो पाएंगे। और इसलिए यहाँ शिक्षा कहाँ से आ जाती है? क्योंकि अगर हमें हमारे माँ बाप बतला दें इसके बारे तो हम जान जाएंगे। स्कूल में गए, नागरिक शास्त्र में पढ़ लिया तो हो गया। परंतु क्या शिक्षा केवल कक्षा पास करने की बात है शिक्षा, या शिक्षा उससे भी ज़्यादा है? मेरा एक ये निकल कर आया, मैं बोलती रहती हूँ कि क्लासरूम के अंदर, कक्षा के अंदर केवल साक्षरता होती है, पर शिक्षा क्लासरूम के बाहर भी चलती है। क्लासरूम या कक्षा के अंदर केवल साक्षरता होती है, किसी भी विषय की भी साक्षरता। आप और हमने जब सबसे पहले तो लिखना सीखा, फिर विषय हिंदी मराठी पढ़े होंगे, गणित पढ़े होंगे, तो ये साक्षरता केवल क्लासरूम के अंदर होती है, परंतु शिक्षा उसके बाहर भी होती है। क्योंकि जब हम बाजार में जाते हैं तब गणित का इस्तेमाल होता है, जब हम कहीं और जाते हैं, किसी की सराहना होती है, तो शायद आपकी साहित्यिक जो साहित्यिक शिक्षा साक्षरता आपको मिली थी, उसी का वहाँ पर एप्लीकेशन होता है। और इसलिए शिक्षा केवल कक्षा के अंदर की बात नहीं है, केवल पास होने की बात नहीं है, परंतु वाकई में शिक्षा वो चीज़ है जो कि हम स्कूल में जो पढ़े थे उसको भूल जाएं, उसके बाद भी जो रह जाती है वही शिक्षा है। और वहाँ पे ये सवाल आती है कि क्या इस शिक्षा का और इस देश के हर एक नागरिक का उस संबंध में कुछ जागरूकता हुई है? हम अपने आप को नागरिक मानते हैं क्या? ये हम केवल अपने एक परिवार का हिस्सा मानते हैं, या हम अपने मोहल्ले के लोग हैं, वहाँ गिनती, इस मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं जी, इतने लोग रहते हैं। क्या हमारी गणना केवल उससे है? क्या हम लोग इस देश का डेटा हैं? नहीं, हम इस देश में डेटा नहीं हैं। जब हमारी गिनती होती है कि इतनी आमदनी की ऊपर या नीचे वाले, तो वहाँ हम डेटा बन जाते हैं। क्या हमारा रोल इस देश में केवल डेटा बन के है? नहीं। और इसीलिए जो हमारी मौलिक अधिकार, जिसकी व्याख्या बाबा साहब ने संविधान में की है, और मौलिक अधिकार, हमारे सामाजिक अधिकार और इन सब की जो व्याख्या हुई, उसके तहत हमें अपने आप को उस तरह से जागरूक करना है कि समता जैसे शब्द का भी आम जब हम कहीं पर जाते हैं वहाँ समता का एहसास हो। क्या
जब मैं अभी बतलाया जाता है, मैं भी कभी कभी बोल देती हूँ हाँ मैं आदिवासी हूँ। अरे उससे उसका मतलब क्या है? क्या मैं अपने आप को इस बड़े नक्शे के एक छोटे से ये में सीमित करने की कोशिश कर रही हूँ? शायद हाँ, पर ये क्यों? क्योंकि शायद मुझे किसी और के साथ बराबरी का एहसास नहीं हुआ है आज तक, या किसी और को मुझे बराबरी के साथ के नजरिए से देखने की अभी तक उसने सोचा भी नहीं है। समता, समानता नहीं, समता, समानता भी शब्द है, परंतु यदि हमारे देश की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्थाएं इस तरह हैं कि मुझे किसी और के साथ बराबर या समान तरीके से नहीं देखा जाता, तो उसमें क्या देखने वाली की दृष्टि का खोट है या मेरा खोट है? दृष्टि का भी खोट क्यों है? क्या हमारे समाज में इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े बना दिए गए हैं? शासन व्यवस्था के लिए तो प्रांत बना दिए गए, प्रांत के अंदर शासन व्यवस्था के लिए जिले बना दिए गए, प्रखंड बना दिए गए, जिले बना दिए गए। वो व्यवस्था के लिए हैं, परंतु क्या जन को, व्यक्ति को भी खंड बना दिया जाएगा? इसका मतलब एक खंड दूसरे खंड के समान नहीं है, तभी तो खंड बन रहा है। और इस विभिन्नता को, या जो हमें समानता में के ये में लाने से रोकती है, या किसी के साथ समान नहीं बनाती, तो वहां हमें समता से संबंधित चीजों को, डिस्कशन को, हमारी बातचीत को और हमारी सोच को और हमारे समस्याओं के समाधान को लाने की आवश्यकता है। क्यों हम लोग कुछ दूसरों से समान नहीं हो रहे हैं? उसमें हो सकता है मेरी भी कुछ खामी हो, और दूसरे जो मुझे समान नहीं मानते उनके तरफ से भी कोई समस्या होगी। हो सकता है हमारे खाने पीने, ओके, हमारे भाषा में ही विभिन्नता है, इसलिए मैं मराठी में नहीं बोल रही हूँ, माफ कीजिएगा। और यदि समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है तो ये हमारी असमानता को भी दिखाता है। परंतु जब प्रश्न चिन्ह ऐसा है जो प्रश्न चिन्ह सबको बांधता है, तो हमें भाषा की भी उस दीवार के पार करके प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए एक साथ आने की आवश्यकता है। और ये एक साथ आ सकने के लिए कम से कम, जब ये बोला जाता है ना कि फलानी नौकरी के लिए 12वीं पास लोग ही केवल इसके लिए एलिजिबल हैं, तो सारे 12वीं पास तो एक बराबर बन गए। अब उसके अंदर में खंड बनाना कहाँ का कैसे उचित है? यदि किसी भी नौकरी के लिए या किसी काम के लिए बोला जाता है कि अच्छा इसमें बीए फिलॉसफी के लोग ही केवल इसके लिए योग्य हैं, तो सारे के सारे बीए फिलॉसफी की डिग्री जिनके हाथ में है वो एक समान, उनमें एक समानता की नजरिए से उनको देखना चाहिए? नहीं जी, हम वहाँ भेद करने लगते हैं और किसी को किसी और से ज्यादा सक्षम सोचते हैं। परंतु इन सब, तो अभी मैंने एक सवाल भी किया है परंतु जवाब भी वही है। जब बोल दिया गया कि बीए फिलॉसफी पास, चाहे जिसी भी श्रेणी में पास बोल दिया ना, अभी फेल नहीं, तो सब एक बराबर हो, ये दिन के सबका सपना हमें देखना है। यदि किसी काम के लिए बोला जाता है कि अकाउंटेंसी में इतना प्रतिशत से पास व्यक्ति ही होना चाहिए, तो अकाउंटेंसी में मान लीजिए 69%, तो अकाउंटेंसी में 69% जितने लोगों ने प्राप्त किए हैं अंक, उन सबको एक समान व्यवहार मिलना जरूरी है। और अगर मैं, और इसीलिए
यदि हम देखें तो किसी भी काम के लिए या किसी भी जगह वहाँ फिट हो जाने के लिए या अपना सहयोग दे सकने के लिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि केवल डिग्री होल्डर लोग ही बहुत सक्षम होते हैं, नहीं नहीं। मेरे दादाजी तो एक पहली क्लास तक केवल पढ़े थे, मेरी दादी 4 क्लास पढ़ी थी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई ज्ञान नहीं था, उनको बहुत ज्ञान था। पर तो इसलिए साक्षरता और ज्ञान में भी कोई उतना तालमेल नहीं है, परंतु किसी तरह की नौकरी कर सकने के लिए योग्यता, इसलिए मैं ज्ञान और योग्यता को एक साथ नहीं, एक पैमाने में नहीं ला रही हूँ, है ना। ज्ञान तो निरक्षर लोगों को भी हो सकता है, पर योग्यता को आजकल मापने का एक मापदंड है शिक्षा या डिग्री। और यदि इस देश में जब शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, उस समय कोई वंचित रह जाता है तो उसमें जो वंचित है उसकी भी उतनी ही जवाबदेही है जितना जिसने वंचित किया है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। और यदि जो वंचित हैं वो अपने हक के लिए सामने आए, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि शिक्षा के लिए यदि हर एक व्यक्ति जो क्लासरूम के बाहर रखा जाता है या स्कूल के गेट के बाहर रह जाता है और उसको अंदर नहीं आने दिया जाता है, क्यों नहीं उस बच्चे के माता पिता और बच्चा उस स्कूल के गेट के बाहर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन भी उसको वहाँ दाखिला नहीं मिलता तब तक खड़े मिलते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग वहाँ पर खड़े रह जाते हैं और उनको दाखिला नहीं ही दिया जाएगा। जब नहीं दिया जाएगा समाज उनके साथ खड़ा हो सकता है। और जो मौलिक अधिकार है शिक्षा का, कम से कम, जो कि जिसको अंग्रेजी में बोल दिया जाता है एजुकेशन इज एन इक्वलाइजर। मैं अभी भी बोल रही थी ना कि बीए फिलॉसफी मतलब बीए फिलॉसफी, एमएससी मैथमेटिक्स मतलब एमएससी मैथमेटिक्स, ठीक है, और मतलब सब है। तो वो एक पैमाना बन जाता है जो कि उस समय मेरे चेहरा का रंग क्या है, मेरा हाथ है कि नहीं, मेरे केवल एक हाथ है क्या, मैं किसी की अपंगता भी उसमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। इतनी बराबरी का पैमाना है शिक्षा। और इसीलिए जब शिक्षा के साथ हमारा एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान होता है, अपनी ही जो किताब होगी पाठ्यक्रम की किताब, उसी में क्यों जब चित्र बना हुआ है तो ये चित्र ऐसा ही क्यों बना रहे, ये इस बात की चर्चा अगर बच्चे करते हैं तो उसी से भी उनका विकास, बौद्धिक विकास हो सकता है। और इस तरह की चर्चाएं जो कि बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक हैं, वो एक साथ हम उम्र लोगों के साथ क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर, हो सकता है खेलकूद के समय, और शिक्षकों के द्वारा तो मिलती ही है। और प्रश्न कर सकने के लिए यदि हम अपने बच्चों को सिखला नहीं पाते हैं, केवल उत्तर देने के लिए सिखला पाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हम मम्मी लोगों को एक फिर से अपनी क्लास करवानी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे यदि प्रश्न नहीं करते हैं तो वे शिक्षा में कहीं गुमराह हो जा रहे हैं, बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है। और इसी तरह प्रश्न कर सकने के लिए जब हम उन्हें सक्षम बनाते हैं, तभी होते होते वो नागरिकता से संबंधित जो बातें हैं उसके लिए भी प्रश्न कर सकेंगे, और खुद प्रश्न क्या नहीं करेंगे, उसका हल भी दे सकेंगे। और मैं इसीलिए क्योंकि शिक्षा के विश्वविद्यालय के एकदम चरम उत्तरदायित्व के ये में हूँ, मैं सोचती हूँ कि हर शिक्षा को हमेशा केवल इंटरेस्टिंग बोला जाता, इंटरेस्टिंग का हिंदी क्या बोल सकते हैं, रोचक। शिक्षा को रोचक बना सकना हर टीचर का जिम्मेवारी होता है, परंतु यदि टीचर नहीं बना सक रहे हैं तो बच्चों के प्रश्न ही उसको रोचक बना देंगे, ठीक है। और इस तरह से
ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू नागरिकता का मैं उच्च शिक्षा से संबंधित बोलना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जितने पाठ्यक्रम चल रहे हैं वही पाठ्यक्रम चलें, ये भी किसी ने लिख के नहीं दिया कहीं। ना तो जो उच्च शिक्षा में है, यूजीसी यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हर विषय के लिए एक ढांचा बनाया है और बोला है लगभग इस तरह से होना चाहिए, परंतु कभी ये नहीं कहा कि इतने ही विषयों की का पठन पाठन होएगा। मैंने कहा कि मैं 6 जिले जो कि संताल परगना के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ की आबादी और वहाँ के जो सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों को मैं नज़दीक से और पहले जानती थी जितना किताब में लिखा रहता है, परंतु अब मैं वहाँ हूँ तो इसलिए बहुत नज़दीक से देख सक रही हूँ। हमारी उस क्षेत्र में संताल एक समाज है, एक आदिवासी समाज है संताल, उनकी भाषा है संताली। संताली में शिक्षा हो रही है, ठीक है, पीएचडी तक हो रही है। अभी तक स्कूल में शिक्षा नहीं हो रही है, पर पीएचडी तक हो रही है। तो परंतु ये शिक्षा यदि बच्चे स्कूल से ना करें तो पीएचडी का क्या रूप हो सकता है? उसको सोचा जा सकता है कि ये बाहर बाहर आइसिंग हो जा रहा है, अंदर में केक पता नहीं क्या है। और तो ये सब कुछ मूल सवाल हैं, और इसीलिए जो भी कि उसमें बहुत प्रश्न करने योग्य बातें हैं हमारी शिक्षा नीति में, परंतु शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में हो सके इसका लिखा हुआ है, परंतु उसके लिए शिक्षक कौन बनाएगा? जिस बात को मैं बोल रही थी, उच्च शिक्षा से ही नीचे स्कूली शिक्षा के लिए भी वो चक्र बना हुआ है कि हम टीचर प्रोड्यूस करेंगे, हम टीचर बनाएंगे, तभी तो उनकी शिक्षा उनकी मातृभाषा में हो सकेगी। संताली भाषा में चलिए हो जाएगा, पर उस क्षेत्र में और भी आदिवासी समाज हैं, बहुत छोटे नहीं, काफी बड़े, उनकी भाषाओं की शिक्षा हुई नहीं है। तो उनके लिए तो पाठ्यक्रम भी बनाना है, उनके लिए टीचर भी बनाना है, सब चीज बनाना है। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार हमारे जो एक्सपर्ट हो सकते हैं उनकी फलाना चिलाना डिग्री होनी चाहिए, पर यदि कोई ऐसी भाषा है आदिवासी भाषा जिसमें किसी ने एमए ही नहीं किया है, या केवल एकलौता व्यक्ति एमए है और वो भी एमए फिलॉसफी है, तो क्या वो भाषा से संबंधित पाठ्यक्रम बना सकता है एक अकेला? जबकि उस समाज में इतने सारे बुजुर्ग होंगे जो कि अपने समाज से संबंधित कहानियों को, गानों को और कथाओं को और जो वहाँ संस्कृति से संबंधित जो बातें हैं उनको जानते हैं। यदि हम उनको एक्सपर्ट करके इस पूरे पाठ्यक्रम को संरचना करने के लिए नहीं लेंगे, तो फिर केवल एक लौते एमए फिलॉसफी से तो काम एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकेगा। और इस जगह हम विश्वविद्यालय जैसी जगहों को थोड़ा हटके भी सोचना होगा कि कैसे हम उन समाजों को के बारे भी पठन पाठन हो सके, और ताकि क्यों हम इन समाजों से संबंधित बातों पर पठन पाठन जब तक नहीं होएगा तब तक ना तो दूसरे उस समाज को इज्जत दे सकेंगे और ना उस समाज के लोग इज्जत के साथ क्लासरूम के अंदर आ सकेंगे। और इसलिए मैं सोचती हूँ इस तरह की उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जैसे जगहों में है। महाविद्यालय जहाँ भी स्थित है उस महाविद्यालय का उत्तरदायित्व अपने क्षेत्र के समाज के प्रति होता है। जिस क्षेत्र में विश्वविद्यालय है वहाँ के, और जहाँ जितने भी मान लीजिए जिले, मैंने कहा मेरे यूनिवर्सिटी के 6 जिले हैं, उस पूरे 6 जिले के सामाजिक तंत्र के प्रति सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय उत्तरदायी है। और उनको अकाउंट, अगर समाज अकाउंट मांगता है तो विश्वविद्यालय को अकाउंट देना पड़ेगा। ये मेरी सोच है। और इस तरह से हम लोग मेरी यूनिवर्सिटी में हम लोग कदम उठा रहे हैं ताकि शिक्षा की प्रक्रिया में हर एक समाज,
हर एक ऐसा वर्ग जिसको वंचित कर दिया जाता है या वो खुद भी वंचित हो जाते हैं, क्योंकि मुझे तो इज्जत की नज़र से कोई देखता ही नहीं। और फिर जब शिक्षा में मुझे इज्जत ही नहीं है तो मेरी नागरिकता कहाँ? तो फिर मैं डेटा ही बन के रह जाऊंगी, आंकड़ा ही के बन के रह जाऊंगी। मैं जानती हूँ इस आज की सभा में बहुत ही प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और मेरी आशा है आप और मैं इस बात को समझ रहे हैं कि आप और मैं आंकड़े नहीं हैं, डेटा नहीं है। आप और मैं एक बहुत ही उत्तरदायित्व के साथ, सजगता के साथ और जागरूकता हैं। इसीलिए आप और मैं आज की शाम को अपने घर पे नहीं बैठे हैं परंतु यहाँ बैठे हैं ताकि एक दूसरे से सीख सकें। आप और मैं एक दूसरे को जाने और एक दूसरे को अपने समान देखने सकें और वो समता का उद्गार एक दूसरे के साथ साझा करने सकें, ताकि जो समता का पर्व यहाँ हो रहा है वो समता के पर्व का की ज्योति, उस समता के पर्व की लौ, उस समता के पर्व की चिंगारी जो यहाँ नहीं आए हैं उन तक पहुँच सके। मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर आई हूँ तो उन तक पहुँच सके, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, उन तक पहुँच सके। और मेरी आशा रहेगी कभी आने वाले समय में आपको बुलाने की अब आवश्यकता नहीं है, एक बार बुला दिया, अब मुझे एड्रेस भी पता है और मुझे डेट भी पता है। और मेरी आशा रहेगी कभी यदि सब परिवार ना आ पाऊँ तो कुछ हम लोग आ सके। और यही चिंगारी में मेरी आशा है कि यहाँ से आगे बढ़ के ये झारखंड पहुँच सके, कश्मीर पहुँच सके, केरला पहुँच सके, नॉर्थ ईस्ट पहुँच सके। और जो तभी समता होगी, नहीं तो महाराष्ट्र में समता पर्व होता रहेगा, मराठी में, झारखंड में हमारी भाषाओं में समता पर्व होता रहेगा। आप बताइए तो कैसे होगा? हो सकता है हम अपनी अपनी भाषा का सेशन करेंगे परंतु समता का पर्व एक उसको सोचेंगे कि कैसा किया जाएगा, है ना। परंतु समता जब तक फैलेगी नहीं, यहाँ से शुरू होकर ये मैं सोचती हूँ 15 साल से जिस तरह से संगठित हुआ है और आप लोगों ने इसको एक स्ट्रक्चर दिया है, ये बड़े से सागर तो नहीं पर पानी के उसमें एक बूंद या छोटा सा कंकड़ नहीं है, एक पत्थर है। और इस पत्थर के वहाँ डलने से जो तरंग फैलेगी और मेरी आशा है कि ये तरंगे फैलेंगी और ये तब तक और ये तरंगे फैलकर हमारे देश के बॉर्डर्स तक पहुँचेंगी ताकि हर एक वो वंचित समाज के लोग और वंचित समाज में भी वंचित लोग हमारी सामाजिक कुरीतियों के कारण मैं इन वंचित लोगों में मैं कहीं कहीं महिलाओं को देखती हूँ, कहीं कहीं जो किसी न किसी तरह शारीरिक अपंगता के शिकार हैं उनको देखती हूँ। और इसी तरह से किसी और तरह से और भी वंचित से भी वंचित, मतलब जो बॉर्डर मार्जिन बोलते हैं ना अंग्रेजी में, पीपल फ्रॉम इन द मार्जिन। हमारी समस्या ये है कि लोग या तो शिक्षा पाके अंदर आते जा रहे हैं पर मार्जिन बाहर जा रहा है। ऐसा नहीं, मार्जिन ही अंदर की ओर आ रहा है परंतु फिर भी मार्जिन है। और इसलिए मुझे आशा है कि जिस नागरिकता के कॉन्शियसनेस के साथ आप और मैं यहाँ पर आए हैं, उसी कॉन्शियसनेस के साथ हम अपने परिवारों में शिक्षा के संबंध में या अपने पड़ोसियों में शिक्षा की बात को और होते होते हम उस शिक्षा के द्वारा समता की जो सपने हैं, बाबा साहब के सपने हैं, उस सपने को के इस देश को देखने सकेंगे। और वो बॉर्डर जो हमारे मार्जिन है वो हमारे देश के मार्जिन तक पहुंच जाएगा और सारे के सारे लोग मार्जिन के अंदर होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर आप सबों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, इतने बड़े बहुत सम्मान के लिए, आपके प्यार के लिए, और इससे भी बढ़कर कि मुझे आपके सामने संबोधन का मौका दिया उसके लिए, और साथ ही
बहुत ही शांति के साथ मेरी बातों को सुनने की कोशिश करने के लिए। मुझे आशा है कि कुछ नहीं तो 50 या 40% बातें आप तक रह गई होंगी और आप और मैं आगे कभी और भी रूबरू हो सकेंगे। और हमारी अभी तो शुरुआत है, चर्चा बहुत होती रहेगी, ये केवल समता पर्व के समय नहीं और भी समय में। जय भीम, जोहार।